यादों की माला वो सभी के दिलों में पिरो गए, फिर कुछ लाल भारती के शहीद हो गए। जी हाँ साथी, भारत और चीन दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चीन हम पर बुरी नज़रें हमेशा गड़ाए रखता है। साथियों, पड़ोसी का अच्छा होना भी एक सौभाग्य होता है। यदि पड़ोसी अच्छा नहीं हो तो हमारे पास कितनी ही दौलत हो, हमारे पास कितने ही सुख साधन संसाधन, तो हमारा मन बेचैन रहता है। और ऐसा ही हमारे देश का पड़ोसी चीन हमेशा हमारे देश पर बुरी नज़रें जमाए रखता है। तो साथियों, कल की रात्रि में गालवन घाटी, जहां से 1962 में भी भारत और चीन के युद्ध की शुरुआत हुई थी, वहीं पर एक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, कई ऑफिसर्स घायल हो गए। और ये अभी की घटना नहीं है, बार बार ऐसा होता है। तो आज उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हमें एक ऊर्जात्मक संवाद करने के लिए हमारे साथ हैं, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था उस समय जो भारतीय सेना में थे, ऐसे हमारे जावरा के भूतपूर्व सैनिक आदरणीय श्री बालकृष्ण जी त्रिवेदी। सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपको प्रणाम है। तो आज हम आदरणीय त्रिवेदी सर से कुछ देशभक्ति वाली चर्चा करते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप मूलतः कहाँ के हैं और कहाँ आपका प्रारंभिक जीवन बीता, उसके बारे में हमको बताइए। मेरा जन्म 1943 जनवरी 18 को ग्राम पिपलोदा, तहसील जावरा, मध्य प्रदेश में हुआ था। मूल तरह मेरी पढ़ाई जो है वो नीमच में हुई और नीमच करीब 100 किलोमीटर पश्चिमी ओर दिशा में है। वहाँ पर मुझे सीआरपी से जो प्रेरणा मिली, और सीआरपी में जो मेरे पिताजी थे, वो पिताजी ने अपना जीवन उसमें खपा दिया। अच्छा, सीआरपीएफ में आपके पापा? तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। यानी तो जब उसको देखते होंगे तो आपको 1959 में 59 में सीआरपीएफ के 19 जवान लद्दाख में हलाक किए चीन ने। वो धोखा दिया और चीन की जो हमारी 1955 की चावनलाई की जो दोस्ती थी, उस दोस्ती को तोड़ते हुए, जिसमें हम चीनी भाई भाई समझते थे, हम समझते थे हम दोनों ऐसे सगे भाई हैं जो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं, हमने उन पर विश्वास किया और उस विश्वास पे उन्होंने विश्वासघात 1959 में 59 में जो है, मैं उस वक्त पढ़ाई करता था, मेरे में प्रेरणा आई। मैंने कहा नहीं, मुझे फौज में जाना है, मैं फौज में नौकरी करूँ। तो आप उस तरह से आर्मी में ज्वाइन? हाँ, उसके बाद मैंने 1962 अक्टूबर नवंबर में जब अटैक हुआ और चीन ने पूरा हिंदुस्तान हड़पने की कोशिश की, उस वक्त हमारे पास में हथियार, गोला बारूद और हर चीज़ की कमी थी। यहाँ तक कि देशभक्ति की कमी थी, यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जो हम पहाड़ों में लड़ाई लड़ सकें। और पहाड़ी इलाके में रहने वाले, चाहे वो चीन के हों, चाहे नेपाल के हों, चाहे वहाँ की लामा जाति है, उनके सामने हम सक्षम नहीं हो सके, क्योंकि हमारी पहाड़ों में चढ़ने की, उतरने की, आवाजाही की आदत नहीं थी और संसाधन भी नहीं थे, सड़कें भी थी। पहाड़ियों में, कंदराओं में, जंगलों में हम सकड़ी से सकड़ी गलियों में होकर निकलते थे। ऐसे ऐसे कंदराओं में होकर निकलते थे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते कि दुश्मन आपसे कितनी दूर है। तो सबसे पहली आपकी जो पोस्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई? मैं फिर 1964 में मैंने आर्मी में अपने को ज्वाइन किया। डायरेक्ट हवलदार था मैंने एजुकेशन कोर को चुना और इसलिए चुना क्योंकि उसमें से ट्रेनिंग करने के बाद हमें हर सेना के हर कुमुक में, हर रेजिमेंट में जाना पड़ता है और 2 साल 3 साल के हमारे को जो है मौका मिलता है रहने का और उनको कुछ सिखाने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको प्रेरणा देने का। और उस प्रेरणा से मैंने जो है 1965 में लड़ाई में था
1971 की लड़ाई लड़ी और दोनों लड़ाई में विजय पाई। 1963 में जो हमें शिकस्त मिली थी, उसके बाद देश संभलना शुरू हुआ। संभलने के बाद में ऐसा लगता था कि हम चाइना के सामने एक बोने से नजर आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी सोचा कि हम मुकाबला नहीं कर सके तो कम से कम इनको अपनी ज़मीन तो ना दें, और ये सोच के जो है ये काम चलता रहा। लेकिन ये पता नहीं था कि 1967 में जब मैं खुद स्वयं 1232 पनीर कंपनी में था और नाथुला में मैं खुद उस सेक्टर में हाजिर था, अच्छा। जहाँ ये झड़प हुई थी, वहाँ से हमें पता चला कि चीन की नीयत सदैव खराब है। क्योंकि जब चीन ने और भारत की झड़प हुई तब आप प्रत्यक्ष रूप में वहाँ नाथुला में मैं वहीं पर था, जो कि 13 से 14 हजार फीट ऊपर हाई एल्टीट्यूड में स्थित है, और जहाँ बर्फ के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। तो इसके बाद चीन जो है तभी से चीन ने जो है हमने बहुत कोशिश की हमारी जमीन लेने के लिए। हमने अपना प्रूफ दिया, हमने नक्शे दिए, हमने सियाचिन से लेके गिलगिट से लेके अरुणाचल तक के सारे मानसरोवर वगैरह सब हमारे पास थे, और तिब्बत भी हमारे पास था। हमने ये सोचा कि चीन जो है ये समझ जाएगा, लेकिन हमारे 60,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर उन्होंने कब्जा जमाया, और यहाँ तक कि 1963 में वो पहाड़ी इलाके पूरे हिमालय को पार करते हुए अपर हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय में होते हुए तेजपुर तक चले जाए। नहीं तो ये जो चाइना है, जिसे कोई भी बेईमान होता है तो वो अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं। वैसे ही चाइना भी हमेशा से हमारी धरती पर हमारी भारत माता के जो है उस पर निगाहें गड़ाए रखता है। तो ये तभी से क्रम चला, बिल्कुल चला रहा है। वो साम्राज्यवाद नीति का है। वो चाहता है कि जितनी से ज्यादा टेरिटरी कब्जे में ले लें, नक्शों में बदलाव करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ की बात नहीं मानना, और किसी तरह से भी हर जगह पे, हाँ, जहाँ पे भी हमने कोशिश की कि हम उससे दोस्ती करें, हाथ बढ़ाएं, हम मिलजुल कर रहें, लेकिन उसने ऐसा मौका नहीं दिया। और उसके कारण से आज भी उसकी नीयत हमारी इतनी खराब है चाइना की कि उसने कोरोना तो फैलाया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसकी नीयत है कि वो भारत की जमीन को भी हड़पना चाहता है। कल जो घटना हुई और ये जो हुआ, तो उसके लिए आपका क्या, चाइना के लिए क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है? उनका ये कहना है, उनका ये समझना है कि 1963 का ही भारत है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज ये मोदी का भारत है। आज ये मोदी का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। ये हमारा 2020 का 21वीं सदी का भारत है, और आज हम इतने सक्षम हैं। हम बेशक निम्न इलाके में, हम उनसे नीचाई वाले इलाके में हो सकते हैं, हम पहाड़ी में ऊंचे वो हो सकते हैं, हम पर हमला कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें पीछे नहीं धकेल सकते हैं, क्योंकि सेना में सक्षम है और सेना के पास वो सब हथियार हैं जो हमें आज चाहिए। इसलिए हमारा मनोबल ऊंचा है, और हम देश की 1 इंच जगह भी हमको नहीं देंगे किसी भी हालत में, चाहे हमारा देश पूरा बर्बाद हो। बिल्कुल, भारत माता के जो ऐसे वीर सपूत हमारे भारत माता के जो आज भी मौजूद है। सर, आपको सेवानिवृत्त हुए कितना समय हो गया? मेरे को 31 साल हो गए। 31 साल सेवानिवृत्त। मैंने 1989 नवंबर में मैं घर आ गया था। अच्छा, तो लगभग कितने साल आपने पूरी सेवा? मैं सब 26 साल मैंने सेवाएं। 26 साल सेवाएं। तो और भी लोगों के लिए क्या संदेश है कि वो चीन के सामान को बहिष्कार करें, या ऐसे आपके और चीन को लेकर आपका क्या संदेश है? मेरा यही कहना है कि जो स्वदेशी का मंत्र बनाया है मोदी, जो स्वावलंबन का मंत्र बनाया है मोदी जी ने, उससे अच्छा कोई मंत्र नहीं। दूसरी बात, हम देशवासी में सबसे बड़ी कमी जो खल रही है वो आपस में झगड़ने की, एक दूसरे के टांग खींचना, राजनीति करना, हर बात पे राजनीति करना। और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानी होते हुए हमारे देश के अंदर किसी भी किस्म का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम धर्मनिरपेक्ष वाले हैं, हमारे पास सब धर्मों का आदर है, सत्कार है। हमारे पास में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसकी हम अवहेलना करें। हम चाहते हैं कि हर धर्म ऊंचा उठे और हर धर्म को राष्ट्र से प्रेम हो, और ये प्रेम राष्ट्र भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जब तक हमारा चरित्र नहीं है और चरित्र हमारा उज्ज्वल नहीं है, हमारी नीयत साफ नहीं है और हमारे अंदर
हमारे आदमी जो हमारे टांग खींचने वाले, हमारी सेना को बदनाम करने वाले, हमारे राष्ट्र को बदनाम करने वाले, ऐसे व्यक्ति हमारे लिए आतंकवादी से भी ज़्यादा घुसपैठिए हैं। और ऐसे आदमी हमारे देश को जो तोड़ने वाले हैं, जो देश के टुकड़े करने वाले हैं, उन्हें देश में रहने का भी हक नहीं है। और उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि जिंदगी में याद रखें कि अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना, अपने राष्ट्र का अहित करना, राष्ट्र का अहित करना कितना खतरनाक है। आज हम चाहें तो हम देश में जो हमारे मोदी ने 10 साल के अंदर 8 साल में जो किया है, 10 भी अभी पूरे नहीं हुए, 8 साल में जो उन्होंने किया है, वो काम मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि उन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, देश को ऊंचा उठाया, देश को विकासशील लाया, हर देश से संधि की, हर देश से प्रेरणा ली, देशों को हर देश में जाके वहाँ के आधुनिक हथियारों से हमें लेस किया। और हमारी आज फौज इतनी आधुनिक हथियारों से लेस है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जहाँ लड़ाई होती है वहाँ पर कुछ मरते हैं, कुछ घायल होते हैं, कुछ की विधवा हो जाती हैं। ये कुछ नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्र के लिए अगर आप मरते हैं तो कहने का मतलब है कि आप वीर गति को तो प्राप्त होते हैं, राष्ट्र के लिए तो प्रेरणा बनते हैं, लेकिन उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनते हैं, जो पीढ़ी आगे चल के अपने को उसी तरह देखे जो उसके पिता ने किया। पिता ने अगर आहुति दी है तो उनको चाहता हूँ मैं कि वो भी आए और देश के अंदर स्वार्थ से नहीं आए, देश के अंदर इस बात से नहीं आए कि मुझे जो है नौकरी करके पैसा कमाना। अरे पैसा तो हर आदमी कमाता है, ये देश में नाम कमाना बहुत मुश्किल है। फौज में आना जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी को एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, 4 महीने की, 6 महीने, चाहे किसी भी वर्ग का हो, और चाहे कोई भी धंधा करे, और लेकिन देश का है, देश के अंदर रहता है, देश की रोटी खाता है, देश का नमक खाता है। ऐसे व्यक्ति जो देश का नमक खाते हैं, देश में रहते हैं और देश पे तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का अधिकार नहीं, धिक्कार है। और मैं कह रहा हूँ यदि हमारे हर जनसंख्या का हर नागरिक ये समझ ले कि राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे हमारा पूरा राष्ट्र न्यौछावर हो जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 1 इंच भी जमीन हमारे भारत की नहीं देंगे। यह आपसे मैं विनती भी करता हूं, और ये हर एक से, पूरे नागरिकों से। और मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक राम का रूप था, वो शायद रूप वापस उजागर हुआ, या कृष्ण का रूप था, और दोनों जो है वो कृष्ण या राम के रूप में आकर हमें जो है सहारा दिया है। और इस देश को ऐसे वक्त में सहारा दिया है जब ये आर्थिक जो है तौर पे जूझ रहा है, आर्थिक मंदी आ चुकी है, देश कोरोना से जूझ रहा है, जगह जगह ट्रेनें बंद हैं, सड़कें बंद हैं, लोगों का आवाजाही बंद है, व्यापार बंद है, कारखाने बंद हैं, मजदूर बंद हैं। ऐसे वक्त में भी देश को एक उत्साहित कर रहा है ऐसा प्रधानमंत्री, हमें ऐसे प्रधानमंत्री शायद ही बिरला मिले। मैं चाहता हूं कि हर देश को ऐसा प्रधानमंत्री प्राप्त हो, ईश्वर करे, और हर जगह पे जो है शांति का वातावरण बने। और हमारा देश शांति को अग्रणी रखा है और शांति दूत बनकर ही दुनिया में गुजरा है। और आज विकसित देशों में शांति का पाठ पढ़ाया है, योग का पाठ पढ़ाया है। और हर देश के अंदर हम चाहते हैं कि हर देश जो आज हमारी प्रेरणा दे रहा है, आज हमें ऐसे विकास की ओर डाला है कि हमें कोई नहीं कह सकता कि अविकसित देश है। ये तो जंगली हैं, इन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता, इन्हें रहना नहीं आता, इन्हें हर काम आता। और भगवान बहुत ही शानदार आपने बातें बताई है, और निश्चित ही बहुत ही सीखने वाली बातें बताई है। तो सर मैं और पूछना चाहूँगा कि ये जो मेडल आपके लगे हुए हैं, ये इनका क्या कहानी है, ये भी बताइए। ये मेडल साहब जहाँ जहाँ हम रहते हैं, हाँ, चाहे वो नागालैंड हो, मैं वहाँ रहा, अच्छा, मणिपुर रहा, अरुणाचल में रहा, JNK में रहा, अबोहर में रहा, जहाँ भी रहते हैं, हाँ जहाँ मैं रहा, मैं कोटकपूरा रहा, ऐसे मैं JNK में अखनूर में एरिया में रहा, राजौरी पूंछ जोड़िया सेक्टर में रहा। इसके बाद मैं साहब सिक्किम में रहा, मैं असम में रहा, और मैंने जो है डकोटा से जो है हमारे डकोटा चलते थे उस वक़्त, तो तेजपुर से हम उड़ान भरते थे। तो मैंने हिमालय की जो अग्रिम चोटियाँ हैं, जहाँ पर जो है नोरानांग नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो है तवांग नाम की जगह है, एक जंग नाम की जगह जहाँ हमारे 1962 और 63 में शहीद हुए थे गढ़वाल राइफल्स के, वहाँ आज भी उसका व्यक्ति का
जिसने की शहादत दी है, वहाँ पूरी पूरी पलटन हलाक हुई है। वहाँ पे आज भी उसका बिस्तर बिछाया जाता है, उस बिस्तर को अपने आप रोल होता है, अपने आप खुलता है और हथियार लेके रात भर पहरा देता है संतरी, ऐसा प्रतीत होता है। और आज भी वहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो नो मैंस लैंड है, हमारी आर्मी का एरिया है। और आर्मी के एरिया में किसी भी मीडिया या किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। अनुमति लेने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और केंद्र इसकी अनुमति देता है, सरकार इसकी। बहुत ही दमदार सर ने हमको जो है मार्गदर्शन दिया है, और ये हमारे जावरा के लिए गौरव की बात है कि जो है सर ने भारत चीन का युद्ध अपनी आंखों से देखा और उसमें अपनी भागीदारी की, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आज फिर हम उन शहीदों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए मेरा साल जो है 79 ईयर से चल रही है अच्छा एट प्रेजेंट पोजीशन में, और 79 साल की उम्र में मैं बिल्कुल इतना फिट हूँ कि मैं सोचता हूँ कि 40 और 50 साल के बच्चे को हम पीछे छोड़ सकते हैं। तो अभी भी अगर कभी ऐसा मौका आया कि ईश्वर हमें बुलाए तो मैं आज भी जाने को तैयार हूँ। ये मेरे देश के खाते ये होती है अपने को न्यौछावर करने कि रिटायरमेंट के 30 साल बाद, 31वां साल जा रहा है, सेवानिवृत्ति के 31 साल बाद भी यदि सरकार को इस सिपाही की जरूरत हो तो ये जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे कहते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति अपनी जो राष्ट्र के प्रति जो अपनी भावना होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो सर बहुत ही दमदार आपने मार्गदर्शन दिया, आगे भी आपका जो सानिध्य हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने मुझे ऐसा समझा, इस लायक समझा कि मैं देश के लिए कुछ किया है और आप आए हैं, आपको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।